हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर सेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं माइटोसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, माइटोसिस यानी कि इसको हम और एक इजी नेम दे सकते हैं जिसे हम कह सकते हैं इक्वेशनल डिवीजन। यानी कि ये एक सेल डिवीजन का टाइप है जिसमें हम कह सकते हैं ये अपने जेनेटिक मटेरियल या डीएनए को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यानी कि जो पेरेंट सेल है वो डॉटर सेल को नेक्स्ट जनरेशन में इक्वल अमाउंट ऑफ कंटेंट ही देती है। ये बढ़ाती भी नहीं है, घटाती भी नहीं। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये इंक्रीज़ भी नहीं करती और रिडक्शन भी नहीं करती, डिक्रीज़ भी नहीं करती। ओके, तो इसलिए हम यहाँ इसको कह रहे हैं इक्वेशनल टाइप ऑफ डिवीजन है माइटोसिस। तो डेफिनेशन वाइज अगर हम देखें तो ये क्या करते हैं, एक पेरेंट सेल से हम कह सकते हैं पेरेंट सेल से ये दो डॉटर सेल्स बनाते हैं। ठीक है, और ये दोनों डॉटर सेल्स कैसे रहेंगे, जेनेटिकली आइडेंटिकल। हम कह सकते हैं जेनेटिकली आइडेंटिकल रहेंगे ये दोनों डॉटर सेल्स। ओके, तो ये इसका एक डेफिनेशन हो गया और हम कह सकते हैं इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इक्वेशनल टाइप ऑफ डिवीजन। तो इसमें बेसिकली हम कह सकते हैं कितने फेजेस हैं, 4 फेजेस हम मोस्टली जानते हैं। ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, और एंड में होता है साइटोकाइनेसिस यानी कि सेल का डिवीजन। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम्स हैं। तो हम कहते हैं ह्यूमन में टोटल 46 क्रोमोसोम है, जिसमें से हम कहेंगे 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स हैं। ये आपने लोअर क्लासेस में पढ़ रखा है। और 1 पेयर जो है वो है सेक्स क्रोमोसोम, है ना। अगर फीमेल है तो आपने पढ़ा है XX है, अगर मेल है तो आपने पढ़ा है XY है। ओके, इस तरह की बातें आप लोगों ने पहले ही पढ़ रखी हैं। अब इसमें हम बात करेंगे कि हम कहते हैं कि माइटोसिस जो है वो होता है सोमैटिक टाइप ऑफ सेल्स में अकर करता है। मतलब हम कह सकते हैं सेल डिवीजन का जो ये टाइप है माइटोसिस, वो सोमैटिक सेल्स में ही देखा जाता है। तो सेल में बॉडी में सोमैटिक सेल मतलब क्या, तो हम 2 टाइप्स के सेल्स पढ़ते हैं, सोमैटिक सेल्स एंड रिप्रोडक्टिव सेल्स। ओके, सो जो भी सेल्स हम कहेंगे रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन से रिलेटेड होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं स्पर्म सेल, एग सेल्स। ठीक है, जो मदर सेल से वो बनते हैं, आपने प्लांट्स में पढ़ा होगा, है ना, माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल। तो वहाँ से जो कंडीशन होती है उन सेल्स की, वो डिप्लॉयड होती है और वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन होकर फाइनली जो डॉटर सेल्स बनते हैं, वो 4 डॉटर सेल्स बनते हैं, वो हैप्लॉइड बनते हैं, है ना। ये हम पढ़ेंगे जब इसका हमारा पोर्शन आएगा कहीं पे, मियोसिस के केस में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सोमैटिक सेल्स यानी कि हमारे नॉर्मल बॉडी के सेल्स जिसमें डीएनए कंटेंट जो है आगे डिवाइड होने के बाद डॉटर सेल्स में इक्वली जाने वाला है। ठीक है, बॉडी के नॉर्मल सेल्स उन्हें हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं। और माइटोसिस कैसे सेल्स में अकर होता है, सोमैटिक सेल्स में होता है। ठीक है, चलिए फिर सबसे पहला फेज़ हम माइटोसिस में जो बात करते हैं वो होता है प्रोफेज़। ओके, सबसे पहला फेज़ जो है वो कौन सा फेज़ है, प्रोफेज़। तो प्रोफेज़ में जनरली कैसे स्टेप्स होंगे या क्या चीज़ें होती हैं वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे डीएनए जो है वो लूजनिंग होना शुरू होगा, क्योंकि डीएनए तो पहले ही कॉम्पैक्ट बन के बॉडी जो है रहता है। ठीक है, सो लूजनिंग जो डीएनए है, रेस्ट स्टेज में अगर हम बात करें सेल की, पहले वो लूजन डीएनए अब क्या होता है, टाइटन होता है। ठीक है, हम कह सकते हैं टाइटन होता है, या फिर हम कह सकते हैं कॉइलिंग होना स्टार्ट करता है। ठीक है, लूजली अरेंज डीएनए अब कैसा करता है, रिलैक्स स्टेज में जो डीएनए था वो टाइटन होना स्टार्ट करता है। तो हम कह सकते हैं कि विजिबली क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर्स दिखने लगते हैं, विजिबल होने लगते हैं। ओके, थोड़े थोड़े प्रोफेज में। फिर प्रोफेज में हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे सिस्टर क्रोमैटिड्स का बनना शुरू होता है, और वो सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में सेंट्रोमियर से अटैच होती हैं। जैसे कि इस तरह से आप डायग्राम भी देख सकते हैं, इस तरह से 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में सेंट्रोमियर से अटैच हो रही हैं। ठीक है, इस तरह से पूरा का पूरा क्रोमोसोम स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं। ओके, ये पॉइंट जो है वो है सेंट्रोमियर। अब हम बात करेंगे कि प्रोफेज में और क्या हुआ।
प्रोफेज में सेंट्रोमियर के बारे में पता चला, विजिबल क्रोमोसोम्स दिखने लगे, सिस्टर क्रोमैटिड की बात आई। फिर यहाँ पे न्यूक्लियर जो एनवेलप है, यानी कि जो न्यूक्लियर लेयर है, मेम्ब्रेन है, उसको हम एनवेलप कह रहे हैं, उसका ब्रेकडाउन होना शुरू हुआ। ओके उसका टूटना शुरू हुआ, क्योंकि अब तो क्रोमोसोम्स जो कंडेंस स्ट्रक्चर बनने वो बाहर रहने चाहिए, क्योंकि उनका डिवीजन होगा, सेपरेशन होगा, उसके लिए उनको स्पेस चाहिए, जगह चाहिए। तो न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है। स्पिंडल फाइबर्स का बनना शुरू होगा। कहाँ से बनेंगे वो? सेंट्रियोल से। लेकिन स्पिंडल फाइबर्स सेंट्रियोल से बनेंगे ओनली इन केस ऑफ एनिमल सेल्स, क्योंकि हम पढ़ते हैं प्लांट सेल्स में, आपको बता दूं प्लांट्स में माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स ऐसे नाम के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो स्पिंडल फाइबर्स को या माइक्रोट्यूब्यूल्स को बनाते हैं सेल डिवीजन के लिए, क्रोमोसोम्स को खींचने के लिए। ठीक है, जैसे ज़रूरत है उस हिसाब से क्रोमोसोमल मूवमेंट के लिए माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स होते हैं प्लांट्स में। एनिमल्स में सेंट्रियोल्स होते हैं जो स्पिंडल फाइबर्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सारी बातें हुई प्रोफेज में। अब हमारा नेक्स्ट जो फेज़ है हम उसको कह सकते हैं प्रो मेटाफेज कह सकते हैं, प्रो मेटाफेज। ठीक है, या फिर उसी में हम मेटाफेज कहते हैं उसको। तो प्रो मेटाफेज यानी कि मेटाफेज का थोड़ा सा स्टार्टिंग वाला फेज। यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से गायब हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्लियर्ड और फुल्ली डिजॉल्व्ड। उसके बाद हम कह सकते हैं स्पिंडल फाइबर ढूंढ रहे हैं अब सेंट्रोमियर्स को। ठीक है, सेंट्रोमियर्स यानी कि आई होप आपको याद आ गया, समझ आ गया कि हमने डिस्कस किया था इस तरह से क्रोमोसोम स्ट्रक्चर होगा। ये सेंट्रोमियर रीजन है, स्पिंडल फाइबर अब इसको ढूंढने लगे हैं। ठीक है, इस तरह से उसको अटैच होंगे। ये जो मैंने ड्रॉ किया अभी वो स्पिंडल फाइबर है और इस तरह से अटैच होंगे। फिर यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं सेंट्रोमियर में, उसको हम कहते हैं काइनेटोकोर्स। ठीक है, इन काइनेटोकोर्स को अटैच होते हैं स्पिंडल फाइबर्स एनिमल सेल के केस में। और प्लांट सेल में कौन कर रहा है ये सब डिवीजन का काम? ये सब कर रहा है माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। ठीक है, ये बातें कर ली हमने प्रो मेटाफेज में। फिर और हम क्या कह सकते हैं प्रो मेटाफेज में और क्या होगा? पहली बात हमने कहा प्रो मेटाफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर हो गया। फिर हमने कहा सेंट्रोमियर वाले पोजीशन में स्पिंडल फाइबर अब अटैच होना चाह रहा है। ठीक है, फिर क्रोमोसोम जो है वो सेंटर ऑफ द सेल की तरफ मूवमेंट करने लगा, सेंटर ऑफ सेल की तरफ अब क्रोमोसोम मूवमेंट करने लगा। क्रोमोसोम माइट भी कोई अलग एरिया में होगा, जो क्रोमोसोम कोई अलग एरिया में हो सकता है जो कि अब सेंटर ऑफ द सेल में मूवमेंट करने लगा है। तो सेंटर ऑफ द सेल में मूवमेंट करने लगा है। आपको डायग्राम स्क्रीन में नज़र आ रही है कि किस तरह से प्रोफेज है, वहाँ पे हमने देखा कंडेंसिंग ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब हम लोग मेटाफेज की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको 1 बाय 1 डायग्राम स्क्रीन पर नज़र आती जाएंगी। सो अब हम बात करते हैं एक्चुअल मेटाफेज की। प्रो मेटाफेज अभी तक हम बोल रहे थे कि क्या क्या हुआ। अब मेटाफेज की जब हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे क्रोमोसोम जो है एक मेटाफेजिक प्लेट में अरेंज हो जाएंगे, यानी कि पूरे सेंट्रल पोजीशन पे हम कह सकते हैं सेंटर ऑफ द सेल में हमें पूरी तरह से अब सेंटर ऑफ सेल में अब हमें पूरी तरह से क्रोमोसोम अलाइन होते दिखेंगे, जो आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है। ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया? स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स कहाँ से आई? सेंट्रियोल से आई हैं। ओके, मेटाफेज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसी चीज़ के लिए है कि मेटाफेज में सेंट्रल पोजीशन पे क्रोमोसोम अरेंज होता है। आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो ये दिखाता है कि जेनेटिक मटेरियल का यहाँ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, जेनेटिक मटेरियल का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है कहाँ पे? मेटाफेज में। अब इसके बाद हम बात करते हैं एनाफेज की। सो एनाफेज यानी कि ऐसा पोजीशन जहाँ अब हम कह सकते हैं सेंट्रो जो क्रोमोसोम है और जो स्पिंडल फाइबर है क्रोमोसोम को खींचने की कोशिश करते हैं, तो सेल एक एलोंगेटेड स्ट्रक्चर तरफ जाने लगता है ना। अभी क्या हुआ था थोड़ी देर पहले, क्रोमोसोम जो है वो एकदम बिल्कुल सेल के सेंटर में आके अरेंज हो गए थे। सेंट्रियोल्स कहाँ हैं? डायग्राम में आपको नज़र आ रहे हैं। सेंट्रियोल्स बिल्कुल सेल के पोल्स अपार्ट रीजन में है ना, ऑपोजिट पोल्स में प्रेजेंट है। अब वो स्पिंडल फाइबर्स की मदद से
कहाँ पे पकड़ते हैं, क्रोमोसोम के बिल्कुल सेंट्रोमियर पोजीशन पे, और वहाँ क्या रहता है, काइनेटोकोर नाम के प्रोटीन्स रहते हैं जिसको स्पिंडल फाइबर अटैच होता है, और फिर इसको खींचते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन, या फिर हम कह सकते हैं टुवर्ड्स दी पोल की तरफ खींचा जाता है। कौन खींच रहा है, स्पिंडल फाइबर्स। तो एनाफेज वो वाला पोजीशन है जहाँ पे हम कह सकते हैं कि सिस्टर क्रोमैटिड्स आर पुल्ड अपार्ट, ठीक है, पुल्ड किया जाता है सिस्टर क्रोमैटिड्स को। कौन कर रहा है, स्पिंडल फाइबर, अपोजिट पोल्स की तरफ। ईच क्रोमैटिड, अब हर एक क्रोमैटिड को हम सेपरेट क्रोमोसोम की तरह कंसिडर करेंगे। सेपरेट क्रोमोसोम, अलग अलग हो गए ना आपस में, डायग्राम में आपने देख लिया। ओके, अब बात आती है फाइनली टीलोफेज की। टीलोफेज में सेल का शेप बदल जाएगा, जैसे कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है ना, और क्रोमोसोम्स भी पूरी तरह से अपने अपने पोजीशंस ले चुके हैं, है ना, और वो डिकंडेंस होना शुरू हो जाएंगे। तो आपको दिखेंगे दो ऑपोजिट सेल के पोल्स रीजन में ही क्रोमोसोम अरेंज हो चुके हैं। अब यहाँ पे धीरे धीरे क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखने लगता है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखने लगेगा, अपीयर होने लगेगा हम कह सकते हैं, और क्रोमोसोम की डिकंडेंसिंग होने लगेगी। डिकंडेंस होगा क्रोमोसोम किस फॉर्म में, क्रोमैटिन के फॉर्म में, ओके। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो हम कह सकते हैं वो ऑब्जर्व होने लगेगा, यानी कि आपको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर नज़र आएगा जहाँ पे सेल जो है इस तरह से टीलोफेज में अरेंज हो जाएगा, ओके। यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर होने लगेंगे दोनों सेल में। क्रोमोसोम कंडेंस जो था वो अब क्रोमैटिन के यानी कि थ्रेड के फॉर्म में खुल रहा है, डिकंडेंस हो रहा है। इस तरह का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा, ओके। फाइनली फिर अब ये तो इस स्ट्रक्चर में आ गया, इस तरह के स्ट्रक्चर में, पर इसको दो टुकड़ों में कौन बांटेगा और दो अलग अलग सेल्स बनेंगे फिर ये फाइनली। अभी तो पेरेंट सेल से जैसा ही है, बस डीएनए अलग हो गया हम कह सकते हैं, दो अलग एंटिटी तो अभी तक ये हुए नहीं है। तो उसके लिए होता है एक फिनोमेना जिसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, तो साइटोकाइनेसिस थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स में अलग अलग है। एनिमल सेल्स में हम साइटोकाइनेसिस में कहते हैं कि एक क्लीवेज फरो बनता है, क्लीवेज फरो बनता है। और प्लांट सेल के केस में हम कहते हैं सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है, ठीक है, हम इसको कहते हैं सेल प्लेट फॉर्मेशन, प्लेट फॉर्मेशन। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं किस तरह से सेल प्लेट फॉर्म हुआ है। एनिमल सेल में देखिए, प्लांट सेल में देखिए, ओके। सो आप डायग्राम में क्लियर हो जाता है एनिमल सेल और प्लांट सेल में किस तरह से सेल प्लेट फॉर्मेशन हुआ है। अब फाइनली इस रीजन से सेल पिंच ऑफ होगा, कट ऑफ होगा, और हम कहेंगे सेपरेट दो सेल्स इस तरह से हमें नज़र आएंगे जिनके पास अपना जेनेटिक मटेरियल होगा। अब फिर से नेक्स्ट राउंड ऑफ डिवीजन में सेल घुस सकती है। ये अब डॉटर सेल्स बन गए फाइनली, फिर ये बॉडी में कुछ काम करेंगे और फिर से इनको अगर और सेल्स ऐड करने हैं तो सेल ऐड करने के लिए आगे ये सेल फिर से माइटोसिस में जाएंगे। माइटोसिस में फिर से ये दो डॉटर सेल्स इसी तरह से प्रोड्यूस करेंगे, ओके। तो ये इस तरह से सेल डिवीज़न जो है वो चलता रहता है बॉडी में। इससे हमें सेल, हमारे बॉडी में सेल एडिशन होते। तो सेल डिवीज़न या फिर माइटोसिस हो क्यों रहा है, ये प्रोसेस क्यों चल रहा है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। पर्पस क्या है माइटोसिस का वो देखेंगे हम। सो माइटोसिस इम्पॉर्टेंट क्यों है, पहली बात ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, क्योंकि वो न्यू सेल्स ऐड करती है, एडिशन ऑफ न्यू सेल्स। सेकेंड बात हम कर सकते हैं रिपेयर मैकेनिज़्म, जब भी कहीं इंजरी हो जाए प्लांट्स में, एनिमल बॉडी में, तो वहाँ सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वहाँ पे नए सेल बनाने पड़ेंगी, है ना, डैमेज सेल को रिप्लेस करने के लिए, डैमेज सेल रिप्लेस करने के लिए। असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में भी यूज़ होता है, ठीक है। असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, वहाँ किसी तरह का हम कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव सेल इन्वॉल्व नहीं है, सोमैटिक सेल से ही सारी चीज़ें हो रही है, वहाँ डीएनए कंटेंट सेम रखना पड़ता है। एग्जाम्पल एमीबा एंड प्लांट्स में,
ओके, तो इस तरह के एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। इसकी वजह से जेनेटिक कंसिस्टेंसी बनी रहती है, ठीक है, डीएनए इक्वल कंटेंट में प्रेजेंट रहता है हर सेल में, ऐसा देखा जाता है। सो आई होप आज का लेक्चर सेशन आपको पसंद आया है। काफ़ी शॉर्ट एंड स्वीट सा लेक्चर सेशन हुआ है आज का। नोट्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। बने रहिए मेरे चैनल में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।